अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक जी। और बात करेंगे दो तीन चीज़ों के बारे में। एक तो ऑफ कोर्स कल शाम के बाद बाबर आजम ही हर जगह चल रही है। दो तीन तरह के डिफरेंट व्यूज़ हैं। एक वो लोग जो कॉन्टीन्यूसली उसको सपोर्ट कर रहे थे हर फॉर्मेट में, आंखें बंद करके कि हर जगह पे होना ही होना चाहिए। उनका मौक़िफ़ ये है कि जो नहीं सपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर बलडोज़र फेर दो, और जो नहीं सपोर्ट कर रहे थे ज़ाहिर बात है वो भी अपनी लॉजिक की वजह से बात कर रहे थे। बाकी एक दोस्त का मुझे ही मैसेज आया है कि आप थोड़ा सा ऑपोजिट तो नहीं लेकिन इस तरह क्रिटिसाइज़ करते थे, तो क्या सीन है, अभी क्या ख्याल है बाबर के बारे में। तो उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले ऑफ कोर्स किसी भी प्लेयर से पहले ऑफ कोर्स हम बात करते हैं टीम के बारे में। तो टीम हमारी ऑफ कोर्स सीरीज़ जीत चुकी है। अब तीसरे ओडीआई मैच में सिंपल अगर तीन वर्ड्स कोई भी लॉन्ग टर्म से जो पाकिस्तान की क्रिकेट देख रहा है या लॉन्ग टर्म की जो सोचता है उसके जहन में या उसके अल्फाज तीन ही होंगे। वो तीन कौन से हैं? मोहम्मद वसीम, हसीबुल्लाह खान और फैसल अकरम। अब ये तीनों बंदे कल अगर प्लेइंग 11 में नहीं है, अगर इन तीनों को एक ऐसा मतलब कि वैलिड किस्म का चांस नहीं मिलता, जैसे हसीबुल्लाह को आप दे रहे हो तो चौथे नंबर पे ही रिजवान की जगह दो, फुल कीपिंग 50 ओवर। फैसल अकरम मोहम्मद इब्रार की जगह या फिर अबरार के अलावा उसको खिला रहे हो, शायद इब्रार के साथ खिला रहे हो तो फुल 10 ओवर पूरा एक उसको मतलब प्रॉपर चांस दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान सीरीज़ जीत गया है। इन्हीं चीज़ों को शायद हम थोड़ा सा पहले मिस कर रहे थे कि यार एक एक सीरीज़ बराबर हो जाती है, फाइनल में फिर फुल स्ट्रेंथ खिलानी पड़ती है, तो बेंच स्ट्रेंथ जो है उसको यूज़ करने का मौका नहीं मिलता। तो इससे अच्छा अब मौका क्या मिलेगा? तो ये एक मौका है, एक ये बात है, ज़ाहिरी बात है। अब कल के मैच के बारे में इसके अलावा बाकी कोई ख़ास इस तरह की चेंजेस या चीज़ नहीं है, तो ये एक चीज़ है। बाकी अब पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। तो ऑफ कोर्स सी बात है यार कि बाबर आजम का एक बैड पैच चल रहा था और काफ़ी लंबा बैड पैच चला है। उसके दरमियान बहुत सारी चीज़ों का उसको काफ़ी जगहों पे मौका मिला है, शायद वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया, काफ़ी जगहों पे अनलकी रहा, बहुत सारी चीज़ें आपस में मिक्सअप हो रही थी। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बात करने से पहले ना उसकी सेलिब्रेशन पे भी थोड़ा सा बात करेंगे कि उसका क्या थोड़ा सा था, वो चीज़ अच्छी लगी है देख के। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या बाबर आजम की सेंचुरी जो है, कल जो सेंचुरी हुई है, वो उसकी जो पुरानी तीन चीज़ों की अगर बात की जाए तो वो क्या वो तीन चीज़ें ठीक कर देती है या उन तीन चीज़ों के ऊपर पर्दा डाल देती है? वो तीन चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहली चीज़, क्या T20 में इस तरह का कमबैक अगर कोई लीग खेल के या कोई भी जगह पे परफॉर्मेंस करके बाबर आजम का कमबैक हुआ होता, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन क्या इस तरह पाकिस्तान का कमबैक करवाना बाबर आजम को T20 में, क्या ये जस्टिफाइबल है इस सेंचुरी के बाद भी? दूसरी चीज़, क्या बाबर आजम की फिटनेस अगर बहुत ज़्यादा प्राइम पे नहीं भी आप उसको करो कि यार मतलब फिटनेस का जब ओरा काउंट किया जाता है तो सबसे पहला नाम आजकल मॉडर्न दौर में विराट कोहली का लिया जाता है। अगर उसके साथ कंपेयर ना भी करो, बाबर आजम नाउ और बाबर आजम 2021 में, इन दो चीज़ों को भी अगर आपस में कंपेयर किया जाए तो क्या बाबर आजम उस लेवल पे है? तीसरी चीज़, अभी ओडीआई सीरीज़ के दरमियान और T20 सीरीज़ के दरमियान भी जो बाबर आजम के फील्डिंग के फंबल, जो फिटनेस और जो कैचेस, ये चीज़ें जो हुई हैं, क्या इन चीज़ों के ऊपर भी पर्दा डाल देती है ये सारी चीज़? पहली चीज़ यही है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब इसके ऊपर बात की जाती है ना, तो एक चीज़ तो मेरे ख्याल से हर बंदा मेरी इस बात से एग्री करेगा कि अगर आप पिछले 10 साल की नहीं भी बात करो ना, तो पिछले 5 साल और ओडीआई क्रिकेट में पाकिस्तान का सबसे हिस्ट्री का कामयाब तरीन बैट्समैन बाबर आजम है। और पिछले 5 साल में एटलीस्ट हर फॉर्मेट में भी आप काउंट करो तो टॉप ऑर्डर का अगर आप किसी पाकिस्तानी प्लेयर का नाम लेते हो वो बाबर आजम ही बनता है। अब रही बात क्रिटिसिज्म की, तो यार T20 में इस तरह उसका कमबैक करवाना और ख़ासकर इस टीम फॉर्मेशन के साथ कमबैक करवाना, ये चीज़ थोड़ा सा अरसे बाद ये हम लोग ही होंगे जो कहेंगे यार ये फारग है, इसको क्यों डाल दिया है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। वजह यह है कि अब आप देखो जिस तरफ आपकी T20, क्योंकि T20 के ऊपर ज़्यादा बात इसलिए हो रही है कि रिसेंट आपकी अब ट्राई नेशन सीरीज़ भी आने वाली है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो आपका जो ICC का इवेंट है वो T20 का है। अब T20 में आप इस फॉर्मेशन पे चले गए हो कि साहिबजादा फरहान और सैम अयूब को आप ड्रॉप नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि साहिबजादा एक ही फॉर्मेट खेलता है
اور परफॉर्मेंस पे आया हुआ है। दूसरी चीज़, साइम अयूब अब बॉलिंग कैच देता है, उसको आप अब ड्रॉप नहीं कर सकते। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे आपने चीज़ को समझना है। फ़खर ज़मान, एक सिंपल सी चीज़ आपने देख ली है कि कोई भी प्लेइंग 11 पाकिस्तान की ओडीआई या T20 में बनती है, फ़खर ज़मान को ड्रॉप नहीं किया जाता है, ना वो ड्रॉप बनता है। अब आप बाबर आजम को कहाँ पे एडजस्ट करोगे? अब बाबर आजम को आप यहीं पे एडजस्ट करोगे ना, ओडीआई में T20 में बाबर आजम को 1 डाउन और 2 डाउन पे फ़खर ज़मान पहले भी खेल रहा था तो उसको 2 डाउन ले जाओगे, और नीचे सलमान अली आगा आता है। अब एक सिंपल सा सिनेरियो मैं आपको देता हूँ, बाकी आप इसके ऊपर कमेंट करो या खुद सोचो। एक T20 मैच में पाकिस्तान को अच्छा स्टार्ट मिला, ठीक है, 10 ओवर में पाकिस्तान का 100 स्कोर है, 1 विकेट आउट हुई, फ़खर ज़मान को भेजा कि यार बाबर से थोड़ा तेज़ खेलता, उसको ऊपर भेज दिया, फ़खर ज़मान पहली बॉल पे आउट हो गया। वहाँ पे अब आगा और बाबर बिल्कुल सेम किस्म के प्लेयर हैं, वहाँ पे जाके बाबर आजम को अगर भेजा जाता है तो आप खुद इस चीज़ को कैसे जस्टिफाई करोगे कि बाबर आजम, उसके बाद अगला आने वाला प्लेयर कौन है, सलमान अली आगा। तो खुद इस चीज़ को थोड़ा सा आप एनालाइज करो कि जिस फॉर्मेशन में आप जा रहे हो, हाँ इस वक्त अगर सलमान अली आगा नहीं होता, आप अगर ऊपर बाबर को एडजस्ट करते हो, नीचे पावर हिटर ले आते हो, बहुत अच्छी बात है, बाबर की स्टिल जगह बनती है, लेकिन उसके अराउंड फिर आपको टीम वैसी खिलानी पड़ेगी। दूसरी चीज़, लास्ट बात थोड़ी सी यार सेलिब्रेशन की, तो अच्छी चीज़ है, अब थोड़ा सा कामनेस की तरफ जा रहा है, चीज़ें उसकी यार एडजस्ट होती जा रही हैं कि यार ये छोटी मोटी सेंचुरी, इन चीज़ के ऊपर एडजस्ट वगैरह, बहुत ऊंची सेलिब्रेशन में सोच रहा था शायद वो बल्ला दिखा के वो वाला ऐसा सेलिब्रेशन करेगा, लेकिन अच्छी बात है नहीं किया, कामनेस की तरफ चीज़ें जा रही हैं और अच्छी होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को और कॉप अप करके ऊपर लेके जाना चाहिए। अब रही बात कि लॉन्ग टर्म में बाबर आजम का क्या है, देखो कुछ चीज़ें जो बाबर आजम के हाथ में नहीं है, जो जैसे उसने कल भी बोला कि यार मैं कॉन्टीन्यूसली ट्राई कर रहा था और मैं 2 साल से अपनी एफर्ट मार रहा था, ये चीज़ उसके हाथ में थी, वो कर रहा था, लेकिन अपोजिट साइड पे उसने कहा कि अल्लाह पाक का शुक्रिया है कि मुझसे ये सेंचुरी हुई है, अल्लाह का करम है, ये चीज़ें हुई हैं। अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें, सबसे पहले फिटनेस, सबसे पहली बात है भाई, अगर ओरा इस लेवल पे लिया जाता है ना कि पाकिस्तान चौथे नंबर पे या आईसीसी की, जब हम उस चीज़ की बात करते हैं ना, आईसीसी जब अपनी बड़ी नेशंस को काउंट करता है कि कौन कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, कौन कितने किसके आई बॉल्स हैं, उसमें पाकिस्तान दूसरे तीसरे नंबर पे आता है और रेवेन्यू के हिसाब से चौथे नंबर पे आता है। तो एक चीज़ तो सिंपल है कि आईसीसी या फिर क्रिकेट के वर्ल्ड में पाकिस्तान चौथे 5वें नंबर पे आता ही आता है। उस पूरी एक नेशन में एक आप प्लेयर का नाम ले रहे हैं कि करंट सिनेरियो में वो सबसे बड़ा प्लेयर है, तो ज़ाहिर बात है यार उसका एक ओरा, उसकी एक चीज़ सबसे अलग होनी चाहिए ना। और दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो ज़ाहिर बात है उसको देखेंगे, तो उसमें जो चीज़ें उसके हाथ में, फॉर एग्जांपल फिटनेस की बात करते हैं यार, इस वक्त तक तो शर्टलेस पिक्चर आ जानी चाहिए बाबर आजम की 6 पैक के साथ आनी चाहिए ना, क्योंकि साथ आप देखो अगर 11 प्लेयर खेल रहे हैं साथ वाले आपके पड़ोसी मुल्क में, तो 8 प्लेयर्स का फिटनेस का, आप 9 प्लेयर्स का फिटनेस का हो रहा है, ये है कि 6 पैक्स वाली बॉडी है भाई, मसल्स ये वो ये सारी चीज़ें उसके हाथ में। अब ये 2 चीज़ें हो सकती हैं, एक चीज़ तो ये हो सकती है कि यार एक अच्छा प्लेयर डाउनफॉल आया, कम बैक किया, रिदम में गया, बस ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हो सकती है कि यार उसने ये जो नई सेंचुरी की है ना, ये एक नई शुरुआत बन जाए, आगे वो इस लेवल पे चीज़ों को ले जाए कि ये बस एक स्टार्ट था मेरे लिए। और उसने एक अच्छी बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, बहुत सारी उसकी इमोशनल थी चीज़ें थी, काफ़ी उसने कोचेज़ वगैरह का नाम भी लिया। एक चीज़ उसने की कि यार मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, मैं मतलब चुप करके अपना मतलब स्किल काम उस चीज़ के ऊपर कंटिन्यू, ज़ाहिर बात है इस चीज़ को वो कंटिन्यू जितना ज़्यादा करेगा उस चीज़ से आगे जाके उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहरहाल एक चीज़ जो अभी आने वाली है वो टाइम बताएगा, क्योंकि मैंने आपको एक सिनेरियो दिया है ना, इस सिनेरियो में आप जब देखोगे, आप फेल देखोगे 1-2 बार बाबर आजम को, अल्लाह करे वो वहाँ पे भी बड़ी हिट्स मारे, लेकिन T20 में जो उसका कम बैक हुआ है उसकी सेम और उसकी गेम होनी भी वही चाहिए, लेकिन उसके अराउंड आपने फिर टीम बनानी है भाई, उसको आप एक ऐसा रोल दे रहे हो जो उसने कभी किया ही नहीं और एकदम से दे रहे हो, और उसके ऊपर भी आप उसका ऐसा प्रेशर डाल रहे हो कि T20 में 2-3-4 प्लेयर, जैसे इस वक्त टॉप 3-4 प्लेयर्स का नाम लो तो फ़खर ज़मान, साहिबजादा और साइम है, उसके साथ आपको उस तरह की क्रिकेट खेलने का बोलोगे तो ज़ाहिर बात है उससे नहीं होगा। तो जिस तरह का उसने T20 में कम बैक किया है,
آگے بھی وہ ایسے کنٹینیو رکھے، لیکن اس کے اراؤنڈ آپ ایسی فارمیشن کرو جس سے چیزیں بہتری کی طرف جائیں۔ اور اینڈ پہ پھر لاسٹ پہلی بات جس پہ ہم نے کنٹینیو کیا کہ اب یہ 3 پلیئر کل ڈیبیو ہونے بہت ضروری ہیں، اور اس سے ایک نئی طرف جانا چاہیے، کیونکہ آپ کے پاس وقت ایک کیپر ہے ٹوٹل، محمد رضوان، اس کے بعد کوئی دوسرا بندہ نہیں ہے۔ عثمان T20 میں کب آیا کب گیا کوئی پتہ نہیں، محمد حارث کو آپ نے بالکل سائیڈ لائن لگا دیا ہے۔ ایک تھوڑا سا اگر ٹیکنیکل سوچو تو 34 سال ہے عمر رضوان کی، 2026-27 میں اس نے او ڈی آئی ورلڈ کپ کھیلنا ہے، 36 سال کی عمر۔ اس کے بعد آپ کے پاس کون ایسا تیار پروڈکٹ ہے؟ محمد حارث کو آپ نے کیا کیا بول کے کیسے کیسے ایڈجسٹ کیا رکھا، اس کو جگہ پہ بھی نہیں کھلایا، غائب کر دیا، پر کر دیا۔ اس کے بعد روہیل نذیر بالکل غائب ہے، بالکل پردے سے ہی غائب ہے۔ حسیب اللہ خان کافی دیر بعد آیا ہے، ایٹ لیسٹ او ڈی آئی فارمیٹ میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر کے لانگ ٹرم میں اس کو ساتھ لے کے چلو، کیونکہ یہ ابھی کے لیے یہ ساری چیزیں تھوڑی سی بہتر شاید نظر آ جائیں، لیکن 1-2 سال بعد پھر آپ وہیں پہ کھڑے ہوگے کہ آپ کے پاس نہ کیپر ہے، نہ کوئی اس جگہ پہ ایک خاص فارمیٹ پہ ایک خاص پلیس پہ نہ آپ کے پاس اس چیز کا بیسٹ مین ہے۔ تو اس چیز کو تیار کیا جائے۔ تو یہ 2-3 چیزیں تھیں دوستو، اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا، اور یہ پیج ہے ڈاکٹر سعد سپیکس کے نام سے، تو اس کو بھی فالو کیجیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کل او ڈی آئی، 3rd او ڈی آئی اس کے بعد انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔